जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स से पहले हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि राइट्स है क्या और किस चीज़ को आप राइट्स क्लेम कर सकते हैं कि आपका अधिकार क्या है सोसाइटी में, समाज में। इसमें हमने जो है आपको फर्स्ट पार्ट जो है वीडियोस में हमने आपको ये बताया है कि राइट्स क्या है, व्हाट आर द राइट्स, और हम राइट्स कैसे क्लेम कर सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर मेरा ये अधिकार है। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, अभी जो पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो है टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे 11th के लिए हो या 9th के लिए हो या BA हिस्ट्री या BA पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिशन्स SSC वगैरह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ राइट। तो सबसे पहले हमने तो ये समझा है कि राइट्स क्या है, फिर राइट्स कितने तरह के हैं। तो हम लोग बेसिकली फैमिलियर हैं कि हमारे पास एक पॉलिटिकल राइट्स है। राजनीतिक जो अधिकार है आपका, पॉलिटिकल राइट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट राइट्स है। अब पॉलिटिकल राइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो पॉलिटिकल राइट्स में आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको वोट देने का अधिकार है, जिसको आप कहते हैं राइट टू वोट। सब जानते हैं। और वोट से आप अपना रहनुमा इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, कि आपका रहनुमा कौन होगा। तो आप जो है वोट देके आप इस चीज़ को तय करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पॉलिटिकल राइट्स अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, तो आप कुछ सोसाइटी के अंदर जो है अधिकार है पॉलिटिकल, वो है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कोई भी बंदा इलेक्शंस फाइट करेगा या फाइट कर सकता है, उसका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसमें कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे मान लीजिए कि इतना एज होना चाहिए, MP के लिए इतना होना चाहिए, MLA के इतना होना चाहिए, वो क्राइटेरिया है। लेकिन आप इलेक्ट कंटेस्ट तो कर सकते हैं। फिर थर्ड अगर हम आपको बताएं कि आपके पास क्या अधिकार है, तो एक है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। हालांकि टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करना शुरू किया है वो ये बेसिकली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी हिंदुस्तान के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स को तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट्स क्या है, अधिकार क्या है और कितने तरह के अधिकार हैं। तो ये सब आपको पॉलिटिकल अधिकार है आपके पास, जो इससे आपको जो है सोसाइटी में आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और भी बहुत सब है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्स में कई दफ़ा पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि राइट टू वोट जो है वो कौन सा अधिकार है, या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, या फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जो है किस तरह के अधिकार हैं। तो आप जो है इस तरह से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना आपको ये है, कुछ एग्जांपल्स को लिख के, कि एक सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, तीनों क्लास के लोग रहते हैं सोसाइटी में। मान लीजिए जो काफ़ी लोअर क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
खाने पीने का जो जुगाड़ होता है वो भी करना मुश्किल है, या उसके पास इतना इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिलती, वो वेजेस नहीं मिलता है, उसके सामने इसकी इम्पोर्टेंस तो है, ये अधिकार है उसके पास, लेकिन इससे कई ज़्यादा बढ़ के ये है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आपके लिए ये जो अधिकार है, जो पॉलिटिकल राइट्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू है लेकिन लिटिल वैल्यू है, इसकी इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने वोट दिया और अपना एक रहनुमा इलेक्ट किया, सोसाइटी में है, अब लोअर क्लास है, हमें अधिकार है, हमने वोट दिया और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट किया, ठीक है। वो रहनुमा, वो जो गवर्नमेंट्स है, वो गरीबों के लिए कुछ मदद नहीं कर रही है, या गरीबों को जो है कोई इनकम या वेजेस का कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं करवा पा रहा है, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सोसाइटी के अंदर नहीं, इससे उस आदमी को नुकसान होगा काफ़ी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पॉलिटिकल राइट्स है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये आपका एक सोसाइटी के अंदर जो है एक सिविल लिबर्टी है। मतलब एक सोसाइटी में आप एक सिविल या एक रैशनल्स हैं, इसलिए आपको जो इस तरह की आज़ादी है, लिबर्टी है। ये चीज़ को ये सपोर्ट्स कर रही है, ये सारी चीज़ें, राइट टू कंटेस्ट या राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, ये सब। इस चीज़ को अगर सही करना है कि ये सब चीज़ें अधिकार अगर सही से एक्सरसाइज हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको गरीबों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटिकल राइट से ही निकला हुआ इकोनॉमिकल राइट्स। अगर इकोनॉमिकल राइट सही है और आपको सही से वेजेस या सैलरीज या इनकम मिल, तो फिर आपके लिए ये अहम हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस सही रहता है। तो कहने का मतलब है कि एक सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को अगर आप एक स्टेबल करना चाह रहे हैं, या सरकार स्टेबल गवर्नमेंट होना चाह रही है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी का मतलब जो ठहराव हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर ये चीज़ें मुमकिन करना है तो फिर आपको ये सब चीज़ें सही से फॉलो करवाना होगा। और ये चीज़ फॉलो तब होगी जब आपको अपना इकोनॉमिकल राइट सही से मिलेगा। इकोनॉमिकल राइट्स का मतलब जैसे आपको एक मिनिमम वेजेस जीने के लिए, रहने के लिए आपको जो है एक मिनिमम वेजेस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे एक यूएसए एग्जांपल मैं लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पे ध्यान देते हैं। वहाँ पे तो ऐसा है कि जो लोअर, सिर्फ यूएसए नहीं, बहुत सारे और भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट्स जो है, जो लोअर सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, उनको जो बेसिक या एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करवाते हैं वो गवर्नमेंट्स। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स करवाती है, जो उनके बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में जो है स्कूल्स में एजुकेशंस या जो पढ़ाई लिखाई है उसका आराम से वहाँ पे सही होता है। जो खाने का एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं जैसे राइस, मीट्स वगैरह, ये सब प्रोवाइड्स करते हैं ताकि वो लोअर सेक्शन जो है सोसाइटी के अंदर सही से चल पाए, रह पाए। और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल राइट्स है वो अहम भूमिका निभाती है, और पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स अहम भूमिका निभाती है, और सही तरीके से जो ये पॉलिटिकल राइट है वो एक्सरसाइज लोग वहाँ पे कर पाते हैं। इंडिया के अंदर भी इस चीज़ की शुरुआत है, हो चुकी है, और इंडिया के अंदर भी ऐसे गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ने जो है कई स्कीम्स बनाए हैं जिसके तहत जो लोअर सेक्शन सोसाइटी के अंदर उनको ये एसेंशियल चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाई जाती है।
हम इस पर डिस्कस करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, अभी तो मैं सिर्फ ये चीज़ समझा रहा हूँ, इस पर अलग टॉपिक्स हम बनाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या स्कीम्स लेके आए हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, जिससे जो है लोअर सेक्शंस जो है सोसाइटी के अंदर उसको फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट्स पहुँचे। तो ये एक अहम चीज़ है, तो हम उसको एक आपको बना के देंगे कि ये योजनाएं जो है वो मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है। तो फिलहाल ये समझना है। तो अब जब ये करते हैं तो फिर आपका इकोनॉमिकल लाइट जो है वो सही हो जाता है। बात क्या होगी, बात पॉलिटिकल राइट्स के अंदर क्या क्या राइट जो है पॉलिटिकल राइट्स हैं और इकोनॉमिकल राइट्स की क्यों अहमियत है, और अगर इकोनॉमिकल राइट्स आपके पास नहीं है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, और स्टेबिलिटी में क्या इसका असर होगा। और दूसरी चीज़ कि इकोनॉमिकल राइट्स क्या है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लोअर सेक्शंस को जो है वो इकोनॉमिकल राइट्स प्रोवाइड करवाती है, मिनिमम वेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाती है, ताकि सोसाइटी जो है वो सही तरीके से चल पाए, रन कर पाए और एक स्टेबिलिटी जो है वो बना रहे सोसाइटी के अंदर। ये तो आपका जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स है। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नोट डाउन अगर करना चाहेंगे तो आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं इसको, एग्जांपल्स है कुछ आपको, और बेसिकली थ्योरेटिकल क्लास है, आपको ये सब चीज़ें समझना है, दिमाग में बैठाना है कि किस तरह के अधिकार को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो नोट डाउन अगर करना चाहेंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस टॉपिक हम इसमें देखें। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर या कॉम्पिटिशन्स में जो एग्जाम्पल देके आपको पूछेगा कि ये बताइए कि ये राइट्स जो है वो कौन से राइट्स है या इसको क्या है। फिर सेकंड इसी से है, तो आपने सबसे पहले क्या सीखा कि पॉलिटिकल राइट्स जो है वो क्या है, फिर आपने देखा कि इकोनॉमिकल राइट्स क्या है और इसकी क्या अहमियत है, और थर्ड जो है जिसको समझना बहुत जरूरी है वो एक कल्चरल राइट्स है। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा अभी मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं बहुत जगह, बहुत पहले से नहीं था कल्चरल राइट्स, लेकिन अब जो है कल्चरल राइट्स को भी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल है कि कल्चरल राइट्स किसको कहेंगे और इसमें क्या एग्जांपल्स बेस्ट हो सकता है कल्चरल राइट्स के अंदर। कल्चरल राइट्स इसको कहेंगे, तो कल्चरल राइट्स का एक मेन एग्जांपल है जो एक कल्चर है सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को प्रिजर्व करना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अगर किसी वजह से मतलब जो कल्चर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका अपना लैंग्वेज है या आपका अपना एक जो है लैंग्वेज तो नहीं, अपना एक आपका डायलेक्ट है जिस एरिया में आप रहते हैं, उस चीज़ को कैसे प्रिजर्व करें, एक्सप्लॉइट नहीं हो। जैसे एक आर्टिकल था कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में इतना ज़्यादा टूरिज़म्स ये चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, तो वो लोग काफ़ी इससे नुकसान में हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी जो अपनी कल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ को कैसे बचाया जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, इस तरह से गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारे स्कीम होते हैं इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए। तो कल्चरल राइट्स में हम बेसिकली कहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल जो चल रहा है कल्चरल राइट्स के अंदर वो ये कि एक मदर टंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये समझ में आना चाहिए कि मदर टंग क्या है। बेसिकली मदर टंग मतलब जो मादरी ज़बान होती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें यह है कि हर जगह बात हो रही है कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी हायर एजुकेशन तो बाद में, जो फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन होते हैं जो अपने होम टाउन्स पे रहते हैं या अपने विलेज में गांव में रहते हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम्स को एक उनकी मदर टंग पे करवाना बहुत ज़रूरी है या मदर टंग पे होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वगैरह या हिंदी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो बाद में उसको सबसे पहले उसकी जो मादरी ज़बान है, उसकी जो अपने उस एरिया की जो ज़बान है उस पर उसको जो है एजुकेशंस मिल पाए, ताकि उस चीज़ की वजह से वो जो है प्रिजर्व कर पाए। क्योंकि कैसे प्रिजर्व होगा, जब तक आपको इन चीज़ों की अहमियत पता नहीं चलेगी तो नहीं कंजर्व होगा। तो ये चीज़ें जब आपको पढ़वाया जाएगा, क्लासेस में बताया जाएगा कि इसकी क्या अहमियत है, मदर टंग क्या है, मदर टंग में कैसे पढ़ाते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को जो है क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो आपकी शुरुआत की पढ़ाई होती है वो किसमें होना चाहिए, वो एक मदर टंग में होनी चाहिए, जिससे जो है आपकी जो कल्चर्स है उसका क्या हो, एक प्रिजर्व हो। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशंस ऑफ स्टूडेंट्स या ऑफ चिल्ड्रंस शुड बी इन मदर टंग। प्राइमरी एजुकेशंस ऑफ चिल्ड्रन या आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स should be
इन मदर टंग में जो है चीज़ें हो, ताकि जो है आप अपनी कल्चर्स को जो है अच्छे से क्या कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें। तो एक अहम चीज़ है जिसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और साथ में ये भी आपका अधिकार हो कि आप उस कल्चर्स को, जो कल्चर्स आपके यहाँ है, उस चीज़ को करने के लिए कोई भी अगर इंस्टीट्यूशंस आपको एस्टैब्लिश करना हो, इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे मान लीजिए कि आप उस चीज़ को करने के लिए आपने मदरसा किया, या मान लीजिए कि आपने स्कूल्स खोल दिए उस एरियाज में, तो ये सब चीज़ करने का आपको जो है अधिकार हो, तो इंस्टीट्यूशंस को आप उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे जो है कोई स्टूडेंट जो है वो सही से अपनी जो कल्चर है उस चीज़ को वो प्रिजर्व करना है। तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मेन समझना है कि कल्चरल राइट्स के अंदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है। पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स और कल्चरल राइट्स, ये 3 राइट्स हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, हालांकि और भी बहुत सब चीज़ें हैं, लेकिन जो लेवल है इसके लिए आपका इतना सारा जो है बहुत अच्छा है। आप इस चीज़ को, सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि अधिकार के साथ जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखा जाता है कि हमारा अधिकार वो जिससे सोसाइटी में किसी तरह से भी कोई नुकसान ना हो, और इंश्योर करे कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है सोसाइटी के अंदर, इसका मतलब कंसीक्वेंसेस जो है, रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड भी एक तरह का अधिकार है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें जुगाड़ करें वो सही है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया कि एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर था और आपने सारे जंगल को कट कर दिया, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर आपने जो उस एरिया के अंदर जो आपने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया। अब जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट जितना ज़्यादा कटेगा, जितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, उससे इन्वायरमेंट पे काफ़ी नुकसान है। आपको मना किया जाएगा तो आप ये कहेंगे कि भाई इंडस्ट्री तो इस्टेब्लिश करना सही है, इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, इससे इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है, इसमें काफ़ी लोग जो है काम करके अपना इनकम वेजेस ये करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सही है ये चीज़, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ फॉरेस्ट को कट ना करें। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अधिकार तो है कि आपको राइट टू लाइवलीहुड है, लेकिन इसके साथ ही आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेदारी है। आप उन जिम्मेदारियों को फॉलो कीजिए और एक इंश्योर होना चाहिए कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सही रहना चाहिए। हम सीधे एसडी लिख देते हैं, एसडी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सबको पता है कि डेवलपमेंट्स हो, लेकिन इससे आने वाले जनरेशन्स पे कोई नुकसान हो, फ्यूचर जनरेशन्स, क्योंकि वो तो अभी आया नहीं है, वो किस पर डिपेंड है, हम पे है। हम अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो जाहिर सी बात है कौन झेलेगा, जो आने वाले जनरेशन्स हैं। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही से हो, इस चीज़ के लिए हम जो है इंश्योर करेंगे कि हमें अधिकार है, लेकिन साथ में हमें इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। हम फॉरेस्टेशन करेंगे, बिना वजह का हम जो है इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करेंगे कहीं पे, लिमिटेड, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण या पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। चाहे आप हर तरह के पॉल्यूशन के लेवल इंक्रीज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एयर पॉल्यूशन है या मान लीजिए कि वाटर पॉल्यूशन है, तो ये चीज़ें तो होगी इंडस्ट्री स्टैप। और ऐसा भी अब इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो उससे भी नुकसान है, तो आप ये चीज़ें करो। लेकिन जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, जो बढ़ रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कैसे किया जाए। मिनिमाइज मतलब कम से कम इससे कैसे किया जाए। ये चीज़ें तो खत्म नहीं हुई, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे।
अलग अलग स्कीम्स ला के, अलग अलग योजना बना के, अलग अलग फार्मूला से इन चीज़ों को कंट्रोल्स करेंगे। जैसे दिल्ली में जो है ओड इवेंट्स ला के जो है पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया, तो इस तरह के जो है नई नई योजनाएं ला के हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स पर हमारा राइट टू लाइवलीहुड, इंडस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे सोसाइटी में गलत, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है आने वाले जनरेशन में उसको जो है गलत एक मैसेज जाएगा, और वो सही से इस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा और बैडली अफेक्टेड होगा। साथ में जब इस तरह की पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है, इससे जो हमारा लेयर्स है जिसको ओजोन लेयर्स कहते हैं, इस पे भी काफ़ी असर होता है। तो इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें और आपको मिलजुल के जो है अंजाम देना है, जिससे हम सही तरीके से जो अपने राइट्स को फॉलो कर पाएँ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, वी हैव अ राइट इन द सोसाइटी बट विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं जो पॉइंट्स है आपका। एग्जाम्पल में जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपको राइट्स के प्रति या सोसाइटी के प्रति। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमने अभी शुरू नहीं किया है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, किस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हैं कि आपका अधिकार है, किस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्लेम करने के लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए, लीगल ग्राउंड आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका सोसाइटी में जो है वो राइट्स है। लेकिन आपको सबको पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम करेंगे इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादातर जानते भी हैं इस चीज़ को, तो मैंने ये समझा कि थोड़ा इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि तो ये सिर्फ लिस्ट बना देना कि 15 आर्टिकल्स में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, तो ये आप भी कर सकते हो, लेकिन जो समझ होनी चाहिए राइट्स की, अधिकार क्या है, कैसे क्लेम कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद इसको अप्लाई ही करेंगे डेली लाइफ में। तो आप सब जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे क्लास के अंदर, जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो है संविधान में, उसके क्या है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स 12 से जो है 35 तक जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब चीज़ें हैं। तो 35 तक है, हालांकि हम 14 से मानते हैं, 14 से 35 जो इम्पोर्टेंस है, 2 आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, लेकिन हम इसकी शुरुआत 14 से करते हैं। वो 2 को हम जो है फंडामेंटल राइट्स में इतना ज़्यादा इस्तेमाल के तौर पर नहीं, क्यों हम इसको समझेंगे। तो जैसे मैंने एक चीज़ आपको ये बताया कि इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स में ही, अगर आप देखेंगे, जिसका नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। आपने देखा होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अब आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह के राइट्स हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल राइट्स है, आपका राजनीतिक। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो हम टोटल देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है, अधिकार की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सब बोलेंगे एग्जाम्स एंट्रेंस क्लियर करना, ये तो सही है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की एक डेली लाइफ में जो है अहमियत पता होनी चाहिए। अगर हम अपने राइट्स को नहीं जानेंगे तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, सामने वाला बंदा जो है हमारे राइट्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे अधिकार को जो है वो हमें फॉलो नहीं करने दे रहा है। तो ये चीज़ें आप कब कर सकते हो, जब आपको ये पता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही है, ये तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि राइट्स की क्या अहमियत होती है। अगर हम राइट्स को नहीं समझेंगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस क्या है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस से ही हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। एक एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है, आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा।
एग्जाम्पल्स ये है कि एशिया के अंदर एक गेम होने जा रहा था जिसको एशियंस ओलंपिक गेम्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस का काम था, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे बनाना था क्योंकि गेम होने जा रहा था। तो उसमें स्टेडियम तैयार करना था, फिर ट्रैफिक कम करने के लिए जो है वहां पे फ्लाई ओवर वगैरह कंस्ट्रक्ट करना था, ये सब चीजें था। तो एशियंस गेम था, बड़े लेवल का था, तो इसमें गवर्नमेंट्स भी थे। तो गवर्नमेंट्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करा और बात करने के बाद उनको ये जिम्मेदारी दिया कि हमें ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना है, आप इसकी जिम्मेदारी लें और ये सब चीज़ें बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर से गवर्नमेंट ने बात किया और स्टेडियम और फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और गवर्नमेंट्स को जो है ये गवर्नमेंट्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करा और कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला कि आप जो है इस तरह की चीज़ें शुरू कर दो। अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या काम किया? कॉन्ट्रैक्टर्स ने बेसिकली वर्कर्स हायर किए और उन वर्कर के जरिए जो है वो उन्होंने काम शुरू किया। वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं उसको हायर किया और हायर करने के बाद वो काम शुरू किया। जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर तो खुद नहीं करेगा। ये जो वर्कर्स काम कर रहे थे इन सब चीज़ों के लिए, फ्लाईओवर बनवा रहे थे, स्टेडियम वगैरह जो बन रहा था वहाँ पे, ये वो वर्कर्स को हायर किए थे कॉन्ट्रैक्टर्स जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब इन द सेंस खराब मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं था। वर्कर्स में भी कई कैटेगरीज के वर्कर्स होते हैं, कुछ थोड़ा अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं, लेकिन जो सबसे खराब इकोनॉमिकल कंडीशंस में वर्कर्स थे उनको कॉन्ट्रैक्टर्स ने जानबूझ के हायर किया। मकसद ये था कि इस तरह के जो वर्कर्स को हम हायर करेंगे तो ये हमसे ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा, इनको ज़्यादा वेजेस नहीं देना होगा। एक आपके पास ये भी होता है ना कि मजबूरी होती है तो फिर आपका फ़ायदा उठाया जाता है। वर्कर्स में भी कैटेगरीज होती है, तो इनको हायर किया गया और इसलिए हायर किया गया। और ये हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट से ताल्लुक़ रखते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से जो है ये सब वर्कर्स पहुँचे थे। लगभग हर स्टेट से आदमी वहाँ पे काम करने के लिए पहुँचा, क्योंकि वर्कर्स थे और इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ख़राब था। तो इनको जो वेजेस दिया गया वो बहुत कम, और कहा यह जाता है कि ऐसे इतने वेजेस दिए गए जिससे उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट था उस चीज़ को भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इतने कम उसको वेजेस कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। अब जाहिर सी बात है वर्कर्स तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, ये सोच अब क्या कर सकते हैं, ये कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। तो हमारे सोसाइटी में रिसर्चर्स होते हैं, तो कुछ सोशल साइंटिस्ट जो थे रिसर्च कर रहे थे यही सब चीज़ के ऊपर, एक्सप्लॉयटेशंस कहाँ हो रही है किन चीज़ों पे। तो उस सोशल साइंटिस्ट ने ये पता किया, जब पहुंचा उसके पास रिपोर्ट्स या किसी तरह से उसे मालूम हुआ, तो इन सोशल साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया उससे पता ये चला कि वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब है और कॉन्ट्रैक्टर्स अपना मनमानी कर रहे हैं इसके साथ और उनको मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं। वर्कर्स तो नहीं पहुंच सकता कहीं पे, लेकिन सोशल साइंटिस्ट सीधे पहुंच गया कोर्ट, जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम है कोर्ट, और कोर्ट में जाकर उन्होंने जो है पिटीशन दिया। पिटीशन मतलब कोर्ट को एक तरह से बताया, उन्होंने लिख के उस पर लिखित दिया, इस तरह से ये चीज़ें हो रही है। फिर कोर्ट ने गवर्नमेंट से बात करा और गवर्नमेंट को समझाया और उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो है, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स दे रहे थे इसको, तो ये गवर्नमेंट्स के ही कहने पे दे रहे थे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फायदा हो रहा था लेकिन गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो डायरेक्ट कोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट दोनों को इंश्योर किया कि आप कम से कम इनको जो है इतने वेजेस दें जिससे ये जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला पाए। इतना ये एक्सप्लॉयटेशन सही नहीं है। आप 50 रुपीज़ नहीं दो, लेकिन आपको जो है 80 रुपीज़ देना है, 50 से काम नहीं चलेगा। तब जाके जो है वर्कर्स को उसके सही जो वेजेस था वो मिल पाया।
अब यही सवाल है कि ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, तो ये राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है, क्योंकि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सोशल साइंटिस्ट ने कोर्ट में पहुंचा और पिटीशन किया, तो जाहिर सी बात है उसको पता है ना कि ये अधिकार है हमारा, अगर कोई हमें एक्सप्लॉइट करेगा तो हम जो है कोर्ट पहुंचेंगे और इसके खिलाफ जो है एक्शंस ले सकते हैं। अगर नहीं पता होता तो क्या आप ये चीज़ें कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंस है कि अधिकार का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हमको नहीं पता होगा कि हमारा ये अधिकार है तो हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा सोसाइटी में, समाज में। भले ही हमें ना पता हो, लेकिन हमसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, जो सोसाइटी के अंदर पढ़े लिखे लोग, वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे जरूर, और फिर हमें जो है वो सही जो हमारा अधिकार है वो मिल पाएगा। तो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी टॉपिक्स को अगर समझेंगे, हालांकि जो ह्यूमैनिटीज़ वाला एरिया होता है, जो पॉलिटिकल साइंस का जो है या सिविक्स का जो है, तो आप अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, और हम कैसे जो है इस पर कोर्ट पहुँच सकते हैं। तो इतनी वीडियोस आज आप देखिए, नोट डाउन कीजिए चीज़ों को, और फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है आपके सामने लेके आते हैं कुछ टॉपिक्स इसी से रिलेटेड होगा, फंडामेंटल राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हम बात करेंगे।